नमस्ते डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले एक शादी हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, वो सारी शादियां उनकी क्या होती हैं, टूटती चली जाती हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। तो इनका कारण क्या होता है? ऐसी क्या वजह होती है कि उनकी कोई शादी टिक ही नहीं पाती है? तो वो जो कारण होता है उनके खुद के अंदर होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो उनकी लाइफ के लिए ठीक नहीं होता है। राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं आगे, वो यही से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 है ये। इसका नाम आपने पहले भी सुना था, जो सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्या है। अब यहाँ क्या होता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी वैवाहिक समस्याओं को कैसे सॉल्व करता है। चैप्टर के अंदर कुछ इस तरह से बताया गया है। इसका जो पहला पार्ट है वो आप पहले पढ़ चुके हैं। ये हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसकी हेडिंग है कि तीसरी गलती की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो गलतियां बार बार होती चली जा रही हैं, उनकी गलतियों की करने की कोई जरूरत नहीं है। बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक लेडी है शीला बी। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने पहले ही शादी की, वो टूट गई, दूसरी की, वो टूट गई, तीसरी की, उसको में भी डाइवोर्स हो गया। तो ये कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही थी। तो फिर उन्होंने बताया ऑथर को कि मैं 3 लोगों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। अब देखिए वर्ड कहाँ है कि वो निष्क्रिय थे और दब्बू थे। वे निर्णय लेने तथा हर चीज चलाने के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरी तरफ ऐसे ही लोग क्यों आकर्षित होते हैं? क्वेश्चन क्या है कि वो उन्होंने बोला, शीला बी जी ने, कि मेरी तरफ ऐसे ही लोग क्यों आकर्षित होते हैं। मैंने उससे पूछा, ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वे जानती थी कि उसके होने वाले पति में पहले पति जैसा ही चरित्र था? जाहिर है नहीं, उसने जोर देकर कहा। अगर मैं पहले से ही जानती कि वह इतना दब्बू है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती। यही मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। दिक्कत तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वह बहुत हठीली थी और स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पर वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वह स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ कैरेक्टर बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और उनका जो पार्टनर होता है या तो वो उससे दबे, और अगर नहीं दबेगा तो क्या हो जाता है कि उनके डाइवर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि वो इस वाली भूमिका में खुश है तो वो जीवन उनका आराम से चलता रहेगा। लेकिन यदि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी वो निर्णायक भूमिका लेते हैं या वो दब्बू नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो, उनका एक दिमाग तो ये चल रहा है कि ऐसा इंसान मेरा पति होना चाहिए या मेरा जीवन साथी होना चाहिए। दूसरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है उनका कि नहीं, मैं तो, मुझे कोई दबाए ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपका उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के अंदर तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तो साथ ही शीला जी के बारे में बताया उन्होंने कि साथ ही उसकी अधिक गहरी आवश्यकता है ऐसे जीवन साथी की थी कि जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही थी जिसे वह चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वह उसकी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करता था। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्ट चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। अब यहाँ क्या होता है कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके सबकॉन्शियस की और कॉन्शियस माइंड की, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर जो तालमेल नहीं है, उस वाली चीज को वो तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के हमको सही चीज मिलती है। सेम यही हमारी लाइफ पार्टनर के लिए भी होता है। तो शीला जी ने कैसे इस दुष्चक्र को तोड़ा? शीला बी ने आखिरकार एक सरल सच्चाई जान ली। उनको पता चल गया कि उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों दो दिमाग है, वो अलग अलग बातें सोच रहे हैं। जब आप यकीन करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं, तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं फिर आपको वैसा ही मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और आप अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला जी ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। अब ये जो प्रार्थना दी जा रही है इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का व्यक्ति रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। अब बहुत डीप उनकी डिजायर है ये चीज, कि मैं बहुत गहराई से इच्छा करती हूँ, मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ वह प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार और निष्ठावान है।
उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है, मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं। सद्भावना, वो तोहफे क्या हैं? सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर, वह भी मुझे यही तोहफे देता है। यह साझा है, मैं देती हूँ और पाती हूँ। दैवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ है। अब दैवी ज्ञान का मतलब क्या है? कि जो भी आप ईश्वर को पूजते हैं या जो ये यूनिवर्स है, उसको मालूम है कि वो पुरुष कहाँ है, और मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी बुद्धिमत्ता, यानी कि जो बहुत ही डीप उसकी इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो क्या करेगी? अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही तत्काल पहचान लेंगे। मैं यह आग्रह अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर रही हूँ, जो जानता है कि इस आग्रह को कैसे पूरा करना है। मैं आदर्श जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ। मीन जो आगे होने वाला है उसके लिए उन्होंने क्या किया? पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर दिया, ठीक है, ये मान करके कि सबकॉन्शियस माइंड ये काम को पूरा करेगा। उसने इस तरीके से हर दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वह उस मानसिक संतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वह चाहती है। उस इंसान तक वो पहुंच जाएगी जिसको वो चाहती है। अब उसकी प्रार्थना का जवाब। कई महीने गुजर गए। शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भाग लेती रही, लेकिन वह जिन व्यक्तियों से मिलती, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा उसे जिसकी उसे तलाश थी। वह सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है, डामाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। यही आ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, आप डाउट में आ जाते हैं। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि जो इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, असीमित बुद्धिमत्ता, इस काम को अपने तरीके से कर रही है। उस जो हमारा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है ना, उसका अपना मेथड है। वो आपके हिसाब से काम नहीं करता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो इनफाइनाइट है, असीमित है। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा एहसास हुआ। अब ये थर्ड उसकी बात है कि जब उसका तलाक हो गया तब उसे लगा कि हाँ भाई, अब मैं मुक्त हूँ, मैं फ्रीडम में आराम से हूँ। मेंटली उसको ये वाली स्वतंत्रता मिल गई। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय करने के लिए आए। जिस दिन शीला ने इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था, सॉरी, उस दिन वे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जिस पर वे अंदर आए, वो जान गई कि यही वह पुरुष है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है, डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। एक महीने के भीतर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। यह डॉक्टर निष्क्रिय या दब्बू किस्म के नहीं थे। वह सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। अब शीला को वह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वह संतृप्ति बिंदु तक नहीं पहुंच गई, जब तक वो लास्ट तक उसे रिजल्ट नहीं मिल गया, तब तक वो इसके लिए क्या करती रही? प्रार्थना करती रही। दूसरे शब्दों में, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गई तथा यह उसका हिस्सा बन गया। अब यहाँ उसने दो चीजें नहीं रखी कि मन कुछ और बोल रहा है, दिमाग से कुछ और सोच रही है। उसने एक ही बात, मानसिक और भावनात्मक रूप, इनको क्या कर लिया? एकाकार कर लिया, ठीक है। ये थी शीला जी की कहानी कि कैसे उस चीज को छोड़ करके जिसमें वो उलझी हुई थी, गलत सोच रही थी, गलत लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, किस तरह उसने सही इंसान को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, राइट। अब बात आती है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो सोचते हैं कि क्या तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है। तो तलाक नितांत व्यक्तिगत सवाल है, ये बहुत ही पर्सनल चीज है।
इसका कोई ऐसा आम जवाब नहीं हो सकता जो सबके ऊपर सही बैठता हो। जाहिर है कुछ मामलों में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए थी, दूसरे मामलों में तलाक समस्या का समाधान नहीं। तलाक एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वह झूठी जिंदगी जी रहे कई विवाहित लोगों से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोग की शादी हो रखी होती है, शादीशुदा जिंदगी जी रहे, तो बहुत झूठी जिंदगी जीते हैं वो लोग। वो अपनी जिंदगी को जी ही नहीं रहे होते हैं, वो घुट घुट करके मर रहे होते हैं। तो यदि किसी का इस तरह का जीवन है तो उससे तो बेहतर क्या है, उससे बेहतर ये है कि वो तलाक लेकर के एक अच्छी जिंदगी जिए। राइट। उदाहरण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया। उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत के लिए उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह दो दिलों का मेल होता है। अगर दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो यह आदर्श विवाह है। प्रेम करना दिल का पवित्र कर्म है। मेरी बात सुनने के बाद वह जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता हो कि वह धौंस में रहे, डांट खाती रहे और पिटती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस किसी ने उसे एक बार कहा था कि आज से तुम दोनों पति पत्नी। अगर आप असमंजस में हो कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे। जान लें कि हर सवाल का हमेशा कोई न कोई जवाब होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी में आपको जो जवाब मिले उस पर अमल करें, यह आपसे शांति में बोलती है। ये सब चीजें जो ये गाइडेंस हम बोल रहे हैं ना कि मार्गदर्शन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको ये बात, ये जो जवाब होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो आत्मा होती है वो खामोश हो जाती है, एकदम शांत। और उस शांत स्थिति के अंदर आपको बिल्कुल सही जवाब, इसलिए बहुत ज्यादा ना सही, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मेडिटेशन आप करना शुरू करते हैं, आपका जीवन बहुत सुंदर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि तलाक तक पहुंचना। मैंने एक बार एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार डर सताता रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब देखिए डर क्या है, कि उसको अंदर ही अंदर क्या लग रहा है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब वो स्थिति क्या कर रहा है, वो खुद ही बना रहा है। उसे अस्वीकृति की आशंका थी, मीन्स वो जो लड़की है वो उसको स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसे लगता था कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। उसे अंदर से ये डाउट था, वह मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने और लगे और उस पर हावी होने लगे। उसका मानसिक नजरिया अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी। अब चाहे ऐसी थी या नहीं थी, लेकिन उसको क्या लगने लगा, लेडी को उदासीन महसूस करने लगी वो। लेकिन यह उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही थी, उस पुरुष से आ रही थी। जैसे आप वाइब्रेशंस देते हो वैसी वाइब्रेशंस फैलना शुरू हो जाती है। तो उसकी भावना का ही ये परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के सबकॉन्शियस माइंड से संचालित हो रहा था और इसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति या कर्म उत्पन्न कर दिया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम है। किसी चीज का कोई अगर कारण होता है फिर उसका जो परिणाम होता है वो ये निकलता है। ये एक लॉ है हमारा। ठीक है। विचार क्रिया है, जो थॉट है वो क्या है, वो क्रिया है जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। आप एक कोई एक थॉट देते हैं, सबकॉन्शियस उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, उसने तलाक का आवेदन दे दिया। वही हुआ जिसका उसके पति को डर और विश्वास था। डर था और उस डर का विश्वास था। राइट। तो थॉट कहाँ से आ रहे थे, हस्बैंड के माइंड से आ रहे थे और वो फलीभूत हो गए। जो ये तलाक है ये मन से शुरू होता है। पहले मन में तलाक होता है, उसके बाद में ये रूबरू आ जाता है। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होकर के कानूनी कार्रवाई जो होती है वो बाद में होती है। राइट। ये युवा पति पत्नी द्वेष, डर, शंका और क्रोध से भरे थे। इस तरह का नजरिया पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है, थका देता है और पस्त कर देता है। उन्होंने ये जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था।
वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। यही होता है कि हम अपने दिमाग का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं। जो इतना सुंदर हमको मस्तिष्क दिया गया है, उसके अंदर हमको क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे थॉट डालने चाहिए। अच्छे थॉट अपने पार्टनर के लिए डालने चाहिए, अच्छे ही थॉट अपने लिए डालने चाहिए। जब आप इस दिमाग का अच्छा उपयोग करोगे तो आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां अपने आप आने शुरू हो जाएंगी। ऑथर के सुझाव पर यह दंपति एक साथ रहने लगे। अलग अलग थे, उनको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर अब ऑथर के पास गए, उन्होंने काउंसिल किया। उन्होंने बोला आप एक साथ रहो, तो ये दोनों एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। प्रार्थना चिकित्सा क्या है, जो ये हम साइंटिफिक वे में प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि रात को सो और इस तरह से जागो, उस पर विश्वास करो, वो प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, सेहत, शांति और प्रेम प्रसारित करते थे तथा हर रात को बारी बारी से भजन पढ़ते थे। उनकी सच्ची कोशिश और सबकॉन्शियस माइंड को लाभकारी संवेगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीवन हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। अब क्या किया उन्होंने, जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड था, इसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देने शुरू कर दिए, सुंदर सुंदर बातें। तो उनका जीवन क्या था, सुंदर हो गया अपने आप ही। राइट। अब कई बार क्या होता है कि बहुत बार हस्बैंड की ये होती है, शिकायत होती है कि जो उसकी पत्नी है वो क्या है, चिड़चिड़ी है। कई बार पत्नी इसलिए भी चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है, वो जो मन से चाहती है ना, वो कई बार बोल नहीं पाती है। फिर क्या होता है, वो जो प्रेम और स्नेह चाहना उसको चाहिए, मन है उसका है कि हाँ भाई मुझे कोई प्रेम करे, कोई मेरे को स्नेह दे, तो वो कहाँ निकलती है, वो ऐसे फिर चिड़चिड़ाहट में बाहर आती है, जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लग जाता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उसकी सराहना करें, उसके कई अच्छे गुणों या बातों की प्रशंसा करें और उसे ऊपर उठाएं। चिड़चिड़ेपन का एक और प्रकार, जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा। मीन्स जब चिड़चिड़ापन इस एक वजह से ये भी आता है कि मान लीजिए किसी का नेचर ऐसा नहीं है, या वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, दूसरा साथी क्या कर रहा है, जीवन साथी, कि नहीं मेरे हिसाब से जिंदगी चलनी चाहिए, फ्रीडम ना देना। तो फ्रीडम तो दोनों की ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से किसी को बिल्कुल बांध दें कि नहीं तुमको इसी तरह से करना है। फिर क्या होता है, वहां पर चिड़चिड़ा बनाना शुरू हो जाता है। यह जीवन साथी को दूर भगाने की बहुत ही कारगर उपाय है। अगर किसी को अपने जीवन साथी को भगाना है, तो आप अपने से दूर करना है ना, तो आप क्या करना शुरू कर दो, अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दो। फिर देखिए वो आपसे कैसे दूर भगाना शुरू कर देता है। पति पत्नी को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक ना बने। ये नहीं कि कोई जरा सी बात हुई नहीं कि लड़ना शुरू कर दिया। पेशेंस रखें, ध्यान रखें, बात को सुने। कोई आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, ये नहीं कि एक बार में आपने आक्रामक बन गए और लड़ना शुरू। ना ही एक दूसरे को छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहे, ये कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, उनके दोषों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान दोगे तो वही गलतियां बड़ी होने लग जाएंगी और आपका जीवन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे जहर भर गया जीवन के अंदर। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए। आपके पार्टनर में गुण क्या है, इस बात पर आप ध्यान देना शुरू करो, उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। फिर देखिए आपका वैवाहिक जीवन कितना सुंदर हो जाता है। और क्या करना है आपको, उनकी प्रशंसा करनी है। राइट। उनकी प्रशंसा करनी है। जैसे आप एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, आपकी लाइफ और बेहतर होती चली जाएगी, और बेहतर होती चली जाएगी। राइट। चलिए, आज पहले इस चैप्टर को अब दोबारा से सुन लीजिएगा एक बार, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। तो वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए ध्यान दें कि आपको करना क्या है। बाकी का जो हमारा चैप्टर है, हम इसको नेक्स्ट अपने सेशन में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।